My name is Kamal Warren and I day trade the FTSE 100. तो आप ट्रेडिंग के लिए मूलतः कौन सा टाइम फ्रेम पसंद करते हैं? मैं 5 मिनट के चार्ट, 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट को देखता हूँ। इसलिए आम तौर पर मेरे पास 2 स्क्रीन होती हैं और मैं हमेशा 5 मिनट का चार्ट खुला रखता हूँ और मैं 15 मिनट के चार्ट में क्या चल रहा है इस पर भी नज़र रखता हूँ। इसलिए ये 3 टाइम फ्रेम्स हैं जिन पर मैं नज़र रखता हूँ। और क्या वे जनरल टाइम फ्रेम्स हैं या वे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं? खैर, हमें अलग अलग ट्रेडर्स के पास जाना होगा। उदाहरण के लिए डे ट्रेडर्स या स्कैल्पर्स, मेरा मानना है कि वे अधिक छोटी टाइम फ्रेम को देखेंगे क्योंकि उन्हें यह देखना पसंद है कि क्या हो रहा है। शायद मिनट के हिसाब से चलते हैं, 3 से 5 मिनट के अंतराल के विपरीत। और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि स्विंग ट्रेडर्स डे और आवरली टाइम फ्रेम को अधिक देखते हैं, कभी कभी 15 मिनट, एक हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि यह शोर को कम करता है, बहुत अधिक हलचल नहीं। क्योंकि उदाहरण के लिए यदि हम 5 मिनट के चार्ट या छोटी टाइम फ्रेम वाले चार्ट को देखते हैं तो चार्ट या हमारी गतिविधियों में बहुत अधिक शोर चल रहा है और हायर टाइम फ्रेम वाले चार्ट बहुत अधिक शांत हैं। इसलिए ये शायद आपको एक स्पष्ट तस्वीर दे सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरी प्राथमिकता 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे की टाइम फ्रेम है। तो क्या आप बिल्ट इन चार्टिंग पैकेज या किसी अन्य का उपयोग करते हैं? हाँ, मैं अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म के साथ आने वाले चार्टिंग पैकेज का उपयोग करता हूँ और मुझे नहीं लगता, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे सर्फर चार्टिंग पैकेज की आवश्यकता क्यों है। लेकिन हाँ, मैं बिल्ट इन वाला ही उपयोग करता हूँ। और क्या आपके पास बहुत महंगा डेटा फीड है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि डेटा फीड भी वह है जो इस ब्रोकर के माध्यम से आती है, जो कि बहुत हद तक वास्तविक समय है, इसलिए यह काफ़ी अच्छा है। तो फिर कुछ लोग इन्हें क्यों खरीदते हैं? खैर, मुझे लगता है यह व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स व्यक्तिगत कंपनी के शेयरों का ट्रेड कर सकते हैं और क्योंकि मैं उनका ट्रेड नहीं करता, मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं कि ब्रोकर आपको व्यक्तिगत कंपनी के शेयरों के संबंध में कई वास्तविक समय की फीड देते हैं, या फॉरेन करेंसीज के मामले में मुझे लगता है कि वे खरीदते हैं शायद। इसलिए मुझे पता है कि वहाँ चार्टिंग पैकेज है जो आप पैकेज खरीद सकते हैं और आप डेटा फीड की सदस्यता भी ले सकते हैं, जहां यह वास्तविक समय का डेटा फीड है और इसकी कीमत बहुत अधिक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरी ट्रेडिंग शैली के लिए मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है और जो मेरे लिए पर्याप्त है उसके लिए मैं तैयारी करता हूँ। क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जितनी प्रॉफिटेबल है? मेरे लिए यह प्रॉफिटेबल रहा है, लेकिन यदि आप थोड़ा और अधिक चाहते हैं तो फिर ट्रेड के लिए लगने वाली कॉस्ट का विश्लेषण करें। शॉर्ट टर्म ट्रेड कॉस्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म ट्रेड कॉस्ट। जाहिर है कि शॉर्ट टर्म के साथ आप ट्रेड की लागत का भुगतान कर रहे हैं, जो हर बार जब आप एक ट्रेड पोजीशन ओपन और क्लोज करते हैं तो चार्जेस लगते हैं। लॉन्ग टर्म के संबंध में आप केवल एक चार्जेस का भुगतान कर सकते हैं और सप्ताह में 3, 4 या 5 दिन, 2 महीने तक एक पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। कौन जानता है, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ और यह मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप बहुत अधिक मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो चार्जेस का भुगतान करते हैं, यानी ट्रेड की लागत, एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन क्योंकि मैं केवल FTSE का ट्रेड करता हूँ, मेरे लिए यह चार्जेस अनप्रॉफिटेबल है, अगर यह समझ में आता है। तो आप क्या कहेंगे कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मुझे कम से कम कितनी राशि की आवश्यकता होगी? यह कोई सटीक विज्ञान नहीं है कि आपको कितना ट्रेड करना है, लेकिन यदि आपको प्रोफेशनल रूप से आजीविका के लिए ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है तो संख्याओं पर काम करने की आवश्यकता है आपको। इसलिए उदाहरण के लिए मैंने जो उल्लेख किया है उसके अनुसार मैं किसी भी दिए गए ट्रेड के लिए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 4% रिस्क लेता हूं और आपको केवल संख्याओं पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके पास बड़ा ट्रेडिंग कैपिटल है तो मैं कहूँगा कि आप रेशो को थोड़ा कम कर सकते हैं। और मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, यदि आपके पास बड़ा कैपिटल है तो मैं यह सटीक संख्या नहीं कह रहा हूँ जिससे आपको शुरू करने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि उदाहरण के लिए यदि आपके पास 50,000 पाउंड है खाते में तो शायद आप अपनी रिस्क रेशो को कम करना चाहते हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से ऐसा नहीं करता क्योंकि 4% मेरे लिए काम करता है। लेकिन आप शुरू कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है आप 1000 पाउंड से भी कम से शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यदि आप बाज़ार में अपने पैर की उंगलियों को डुबाना चाहते हैं तो आप 5000 पाउंड या 10,000 पाउंड से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उपयोग करना चाहते हैं, अर्थात यदि आपको बिल आदि का भुगतान करने के लिए अपने प्रॉफिट से पैसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो आप मुनाफे को आगे बढ़ने दे सकते हैं और वापस ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकते हैं और आप पाएंगे कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल समय के साथ बढ़ती जा रही है।
मैं इसे लागू कर सकता हूँ, लेकिन कोई सटीक विज्ञान नहीं है। लेकिन आपको बस अपने लिए संख्याओं पर काम करने की आवश्यकता है ताकि आप देख सकें कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। So the pound in my pocket, I can't start with. खैर दुर्भाग्य से नहीं, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है। तो क्या आप हमेशा अपनी कैपिटल का 4% रिस्क लेते हैं? अभी यही स्ट्रेटेजी है। मनी मैनेजमेंट के संबंध में मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कैपिटल हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए प्रत्येक ट्रेड में कितना रिस्क है। लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो मैं बेवकूफ़ था। आप जानते हैं कि मेरी ट्रेडिंग कैपिटल का 10 से 15% बहुत सारा पैसा मैंने खो दिया। लेकिन यह सिर्फ एक नौसिखिया गलती या बेवकूफ़ भरी गलती है जो मुझे कहना चाहिए कि मैंने की। लेकिन मेरे लिए 4% यह काम करता है। मुझे पता है कि 1 या 2 या शायद कुछ ट्रेडिंग गुरु हैं जो कम से कम 1% की वकालत करते हैं, इससे अधिक नहीं। लेकिन दिन के अंत में आपके लिए क्या काम करता है? जब तक आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बहुत अधिक नष्ट नहीं करते हैं और आप जान सकते हैं कि आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के संबंध में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रेड करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। आपके पास हर समय जीतने वाले ट्रेड नहीं होंगे, आपके पास हारने वाले ट्रेड भी होंगे, और आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को मिटाना नहीं चाहते हैं। हाँ, जब तक आपके पास है आप इसके प्रति सचेत रहें और आप कर सकते हैं और आप इसके साथ खेल सकते हैं।